हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और बीच में हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड स्पेशल। तो दोस्तों, अब शेड्यूल इस प्रकार है कि हम 3 दिन उत्तराखंड स्पेशल पढ़ेंगे और 3 दिन इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हमने लास्ट इंडियन पॉलिटी एंड किया था तो वहाँ पर हमने पार्ट 1 एंड कर लिया था। पार्ट वन के अंतर्गत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख के लिया था। अब दोस्तों, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 इन आर्टिकल 74 एंड 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में इन आर्टिकल 163 एंड 164 इन स्टेट्स। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिक अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहा जाता है यहाँ तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है और यह अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा। विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम कहा। हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी हैं। वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा। इसीलिए बाद के राजनीतिक विशेषज्ञ जैसे क्रॉसमैन, मैकिन्टोश एवं अन्य विद्वान ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे। यही स्थिति भारत के संदर्भ में लागू होती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे फीचर्स और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, संसदीय सरकार की विशेषताएं। दोस्तों, संसदीय सरकार की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता होती है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। इसमें कुछ पॉइंट आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, मैंने पॉइंट छाँट करके पॉइंट बना रखे हैं। आपको पॉइंट वाइज में बताता हूँ कि सरकार की क्या क्या संसदीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है वो कौन चलाता है? वो चलाता है प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है कोई भी कार्य करने को राष्ट्रपति को भेजेगी तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बहुमत प्राप्त दल का शासन, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाती है।
जैसा कि आप सभी लोग को जानते हैं, जिसका बहुमत सबसे ज़्यादा होता है वो क्या बनाता है, सरकार बनाता है। जैसे अभी केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व में सरकार है, क्योंकि उनका क्या है, वहाँ पे बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। ठीक है दोस्तों, उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मंत्री का निर्वाचन कौन करता है? मंत्री का निर्वाचन एक्चुअल में प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद राष्ट्रपति उनमें, जिसको प्रधानमंत्री ने सेलेक्ट किया होता है मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री उसमें अपनी मोहर लगा देता है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि किसी एक दल को क्या हो, बहुमत प्राप्त न हो, तो दोनों दलों में से जिसका जिसका पॉइंट ऑफ सीट ज़्यादा होंगी, जिनकी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होंगी, उनको पहले सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन, ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया है, वह एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावशाली होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अगला पॉइंट इसमें है दोस्तों, राजनीतिक एकरूपता या राजनीतिक समरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समाज राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो दोस्तों, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं वो उन सब की विचारधारा कैसी होगी? एक जैसी होगी। जिस तरह उसके पूरे मंत्रिपरिषद की विचारधारा कैसी होगी? एक जैसी होगी। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, वहाँ पर कैसी सरकार है दोस्तों? वहाँ पर क्या है, अलग अलग विचारधारा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। वहाँ पर अगर शिवसेना चाहे, जैसे अभी शिवसेना का वहाँ पर क्या है, सरकार है, शिवसेना चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती वहाँ पे, क्योंकि तीन जो सरकारें हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तीनों ने मिलकर वहाँ पे क्या बनाई है, सरकार बनाई है। तो वहाँ पर अपनी अपनी विचारधारा को तीनों लोग प्रकट करेंगे, जहाँ पर तीनों का क्या होगा, बहुमत होगा जिस कार्य को करने के लिए, वही कार्य हो पाएगा। लेकिन ऐसा केंद्र के मामले में नहीं है, क्योंकि केंद्र में मोदी की विचारधारा के ही मंत्री हैं। जैसा मोदी जी कहेंगे वैसा ही उनका मंत्रिमंडल करेगा। ठीक है, अगली है दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री बनता है तो उसे क्या होना चाहिए, संसद का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। अगर वो संसद का सदस्य मान लो नहीं है तो उसे 6 माह के अंतर्गत क्या लेनी होगी, संसद की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ठीक है, सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला पॉइंट है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्रवाइयों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो भी काम करेंगे वो गोपनीय तरीके से करेंगे, ओपनली कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे चीन के मामले में अभी हम देख सकते हैं, भारत की सरकार अगर ओपन कर देगी सब कुछ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके सभी काम कैसे होंगे, हमारे सामने हम सबको नहीं दिखेंगे। कुछ उनकी पर्सनल ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे निर्णय उनके होंगे जिसे वो ओपनली नहीं कह सकते। इसीलिए वहाँ पे क्या होती है, उसको गोपनीय तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। बात करते हैं अगला टॉपिक, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था के गुण, इसके अंतर्गत बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के क्या क्या गुण हैं, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पहले पॉइंट की ओर। ठीक है,
हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो यहाँ पे है, जिम्मेदार सरकार या उत्तरदायी सरकार। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्य अधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। अगला जो है, व्यक्तिगत निरंकुशता को रोकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, न कि एक व्यक्ति में। ठीक है, जैसे मंत्रिपरिषद में निहित है ना, पूरे कार्य जो हमारे देश के हैं, पूरा मंत्रिमंडल जब उस पर विचारधारा करेगा, पूरे मंत्रिपरिषद का एक मत होगा, उसके बाद ही क्या होगा, वह जो भी वर्क है या कोई भी पॉइंट है वो पास होगा। ठीक है, न कि एक व्यक्ति में। प्रधानमंत्री चाहे तो ऐसा पूरा नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री भी क्या लेगा, मंत्रिमंडल की सलाह लेगा किसी काम को करने में, अकेले का निर्णय वो नहीं ले सकता। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगला जो है दोस्तों, इसका गुण है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं, विपक्ष का नेता वैकल्पिक। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, मध्य प्रदेश की बात करें, पहले मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, ज्योतिराज सिंधिया वहाँ से क्या गए, बीजेपी में शामिल हुए, तो वहाँ की सरकार का बहुमत कम हो गया। तो उसके बाद बीजेपी को वहाँ पे क्या मिला, सरकार बनाने का आमंत्रण मिला राज्यपाल की तरफ से। तो दोस्तों ऐसे ही क्या होता है, अगर किसी दल का क्या होगा, बहुमत क्या होगा, नहीं होगा, अगर उसका बहुमत गिर जाता है तो केंद्र में भी क्या कर सकता है राष्ट्रपति, किसी और को, जो विपक्ष का नेता है या उसको, या किसी और पार्टी जिसका बहुमत सबसे ज़्यादा है उसको वहाँ पे सरकार बनाने की जिम्मेदारी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, व्यापक प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, देखो, जो प्रत्येक मंत्री हो किससे चुन के आते हैं, आम जनता से ही चुन के आते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, तो सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, जो यहाँ से एक निश्चित कार्यपालिका की व्यवस्था के अनुसार चुन के गए हैं। ठीक है, इनका ध्यान कहाँ रखा जाता है, जब प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं तो वो सब बात का ध्यान रखते हैं कि जो यहाँ से आए हुए लोग हैं उनको, हर किसी को अलग तरीके से मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। ठीक है दोस्तों, जहाँ कुछ ना कुछ फायदे होते हैं वहाँ तो कुछ ना कुछ दोष होते हैं। तो जैसे संसदीय व्यवस्था में हमें फ़ायदा भी दिखता है, तो उसके साथ साथ हमें इसमें दोष भी दिखते हैं। तो बात करते हैं डेमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके दोष क्या क्या हैं। दोस्तों पहला दोष जो है अस्थिर सरकार, अनस्टेबल गवर्नमेंट। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वो अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और आई के गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारें इसका उदाहरण हैं। दोस्तों कोई भी सरकार यहाँ पे क्या हो सकती, स्थायी नहीं हो सकती। अगर उसका क्या होगा, बहुमत गिर जाएगा तो वो सरकार गिर जाएगी, है ना। या किसी दूसरी सरकार ने क्या रख दिया, दूसरी, जैसे अभी राजस्थान के मामले में क्या हुआ था कि वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव तो रखा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया था, सरकार का बहुमत कम होने का अंदेशा दिखाया जा रहा था। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में कांग्रेस सरकार के बहुमत था तो वहाँ पर सरकार स्थायी हो गई। लेकिन अगर वहाँ पर अगर बहुमत क्या होता, ऊपर नीचे हो जाता, तो वहाँ पर सरकार गिरने के चांसेस थे। ठीक है,
नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय व्यवस्था के दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1970 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीतियों को पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया था। दोस्तों, यहाँ पे जो कोई भी नीतियाँ अपनी लगाता है, जैसे अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने कुछ ना कुछ नीतियाँ यहाँ पे करी हैं, है ना। तो कांग्रेस सरकार वहाँ पे क्या आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो वो उसको हटा भी सकती है, उसको पलट सकती है, ठीक है, उनके निर्णयों को पलट सकती है। तो यहाँ पे इसका एक निश्चितता का अभाव है कि अभी 5 साल अगर मोदी की सरकार है, मोदी जो चाहे वो कर रहे हैं, अपना उनने नियम कानून लगाए हैं, लेकिन क्या होगा, अब कुछ टाइम बाद अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार उसकी नीतियों को पलट भी सकती है, ठीक है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो नीतियाँ वैसे ही चलते रहें, ठीक है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, कैबिनेट की तानाशाही भी कह सकते हैं इसको। जब सत्तारूढ़ पार्टी के संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाता है और वो लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगता है। H.J. लास्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी का काल भी इसका गवाह है, ठीक है दोस्तों। अभी देखो, अभी के टाइम में भी क्या होगा कि मोदी जी की सरकार है, ठीक है, चाहे नोटबंदी हो या अदर कोई निर्णय लेने की बात हो, तो हमेशा क्या करा, यहाँ पर मोदी सरकार ने जो निर्णय लेने चाहे वो ले लिया। वहाँ पर किसी का कोई भी रोक टोक नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसको जितना भी जो भी अपना कानून लाना है वो अपने, अगर वहाँ पर बहुमत का क्या होगा, अगर वोटिंग भी होगी तो उनका बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, तो पार होना ही होना है। इसलिए मोदी सरकार जो भी निर्णय अभी ले रही है वो स्वतंत्र रूप से ले रही है, उसमें किसी और पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल की निरंकुशता को ये दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध अगला जो पॉइंट है हमारा, संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। जैसा कि बैकार्ड उल्लेख करते हैं, कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइपेन जैसी भूमिका निभाती हैं और दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्ति को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में यह शक्तियाँ का मेल है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, सरकार द्वारा शासित, गवर्नमेंट बाई एमेच्योर। इसका मतलब क्या है, अकुशल लोग, अब जरूरी तो नहीं है जो यहाँ से चुन के जा रहे हैं सबके सब कुशल ही हों। अकुशल व्यक्ति द्वारा सरकार का संचालन, ये हमारा अगला पॉइंट है। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। उसकी पसंद संसद सदस्यों को प्रतिबंधित रहती है और बाध्य प्रक्रिया तक विस्तारित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अब हम अगली वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना, उनकी विशेषताओं, गुण और दोष के आधार पर करेंगे। दोस्तों, अकुशल व्यक्ति का मतलब क्या है यहाँ पे, अब मंत्रिपरिषद में कुछ लोगों को जगह मिलती है मंत्रिमंडल में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड सीटें होती हैं मंत्री बनने के लिए। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो मंत्री बनने के लायक हैं लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाते, लेकिन कोई ऐसे लोग होते होंगे जो मंत्री बनने के लायक नहीं हैं, वो मंत्री भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई डिफाइन नहीं है कि मंत्री बनने के लिए कोई मेरिट निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये भी क्या करता है, सोचने पे मजबूर करता है ये पॉइंट भी, ठीक है। इस तरीके से संसदीय जो व्यवस्था है उसके दोषों की हम व्याख्या कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, ठीक है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इससे आगे के पार्ट की, जो संसदीय व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो हमारा पार्ट 2 है, मतलब इसी के आगे हम पढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, बात करेंगे संसदीय और राष्ट्रीय शासन व्यवस्था की तुलना से और उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके गुण और दोषों के आधार पर। दोस्तों, तब तक के लिए आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।